हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी थंबनेल में देख ही चुके हैं, जो विद्यार्थी 2024 के अंदर एग्जाम देने वाले हैं 11th क्लास बायोलॉजी सब्जेक्ट से, उनके सब्जेक्ट के अंदर या उनके सिलेबस में एनसीईआरटी ने कुछ बदलाव किए हैं, या हम यूं कहें कि एनसीईआरटी ने उनके बायोलॉजी सब्जेक्ट से कुछ टॉपिक को, या हम यूं कह सकते हैं कि सिलेबस का कुछ पार्ट जो आए हैं। हालांकि ये उन बच्चों के लिए खुशखबरी है, हम कैसे पढ़ेंगे, है ना। तो उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है, बहुत बड़ी खुशखबरी है उन विद्यार्थियों के लिए, है ना, जो कि 2024 के अंदर एग्जाम देने वाले हैं 11th क्लास बायोलॉजी से। तो इनके सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, वो आज हम इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है कि ये किस वर्ष के विद्यार्थियों के लिए सिलेबस में परिवर्तन किया गया है। तो 2024 के जो विद्यार्थी हैं, जो बच्चे 2024 के अंदर अपना एग्जाम देंगे, है ना, उनके लिए ये परिवर्तन किया गया है सिलेबस के अंदर, ना कि 2023 के विद्यार्थियों के लिए। कुछ बच्चे, कुछ राज्य, हम ये कह सकते हैं कुछ राज्यों में अभी भी 11th क्लास के एग्जाम जो है होने बाकी हैं, और वह बच्चे ये सोच रहे होंगे कि हमारे भी सिलेबस में परिवर्तन हुआ है। तो उनके सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं है, उनका जो पहले सिलेबस था वो का वही अभी भी है। लेकिन 2024 के अंदर जो एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हैं, उनके सिलेबस में परिवर्तन किया है। अब कुछ बच्चों के मन में ये भी क्वेश्चन होगा, ये भी डाउट होगा कि ये सिलेबस के अंदर परिवर्तन किया, आखिर क्यों किया, क्या कारण रहा है इसके अंदर परिवर्तन करने का। तो देखिए, यहाँ पर वो सभी प्रश्नों के आपके उत्तर दे रखे हैं कि यहाँ पर चेंजेस क्यों लाए गए हैं। देखिए, पाठ्य पुस्तकों में कारण क्या रहा है। पाठ्य पुस्तकों में पाठ्य सामग्री का पुनर्संयोजन, फिर से इसमें चेंजेस, यानी कि एनसीईआरटी में ये बदलाव क्यों किया गया है, उसके कारण दे रखा है आपको यहाँ पर। कोविड-19 महामारी को देखते हुए, यानी कि कोरोना, जिससे आप सभी रूबरू हैं, इस शब्द से या इस बीमारी से, जो सभी बच्चे जानते हैं इसके बारे में, है ना। कोविड-19 महामारी को देखते हुए विद्यार्थियों के ऊपर से पाठ्यक्रम या पाठ्य सामग्री का बोझ कम करना अनिवार्य है। पाठ्य सामग्री शिक्षा नीति 2020 में भी विद्यार्थियों के लिए पाठ्य सामग्री का बोझ कम करने और रचनात्मक नजरिए से अनुभवात्मक अधिगम के अवसर प्रदान करने पर जोर दिया गया है। इसका शब्द, इन लाइनों का मतलब क्या है कि देखिए, सरकार ने 2000 जो हम यूं कह सकते हैं कि कोविड-19 जब आया था, या यूं कह सकते हैं कि जब बीमारी हुई थी कोविड-19 की, कोरोना की जब बीमारी हुई थी, तो उस समय जो है, उस समय इन्होंने ये सोचा कि या यूं कह सकते हैं कि इन्होंने ये अनुभव किया कि जो सिलेबस के अंदर जो भी टॉपिक्स हैं या जो भी सिलेबस है बच्चों का, वो बहुत ज्यादा लेंदी है। और इसकी वजह से हम यूं कह सकते हैं कि बच्चों के ऊपर बहुत ही ज्यादा मानसिक दबाव एक उत्पन्न हो जाता है ना। उसी दबाव को कम करने के लिए इन्होंने सिलेबस में कुछ कटौती की है ना। इस पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने सभी कक्षाओं में पाठ्य पुस्तकों को पुनर्संयोजित करने की शुरुआत की है। यानी कि ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कि यहाँ पर एनसीईआरटी की जितनी भी कक्षाएं, यानी कि जितनी भी सारी की सारी कक्षाएं हैं, उन सभी कक्षाओं के सिलेबस में चेंजेस लाया है। मैंने पहले भी 12th क्लास का भी एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें बताया गया है कि उसके अंदर क्या क्या 12th क्लास के बायोलॉजी हर एक सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। और इसी प्रकार से हम आज जानेंगे कि 11th क्लास की बायोलॉजी में क्या क्या चेंजेस आए हैं, या क्या क्या कटौती हुई है, और इसमें आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है और क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी है, ठीक है ना। इस प्रक्रिया में एनसीईआरटी द्वारा पहले से ही विकसित कक्षावार सीखने के प्रतिफलों को ध्यान में रखा गया है। अब देखिए, पाठ्य सामग्रियों के पुनर्संयोजन में निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान में रखा गया है। ये जो चेंजेस लाए हैं, उसमें क्या क्या बिंदु ध्यान में रखे गए हैं। तो देखिए, एक ही कक्षा में अलग अलग विषयों के अंतर्गत समान पाठ्य सामग्री का होना। कारण क्या है देखिए चेंजेस लाने का, कि एक तो हो सकता है कि एक ही सब्जेक्ट के अंदर, है ना, जो सब्जेक्ट है, जैसे बायोलॉजी का सब्जेक्ट है, उसमें कोई आप टॉपिक पढ़ रहे हो, और वही टॉपिक हो सकता है कि वो टॉपिक जो है आपका केमिस्ट्री के अंदर भी मिल जाए। जैसे कि एक टॉपिक है आपका जैव अणु, है ना, 11th क्लास का ही एक टॉपिक है जिसका नाम है जैव अणु। उसके अंदर हम संरचनाएं वगैरह पढ़ते हैं, जैसे ग्लूकोज की हो गई, है ना, फ्रक्टोज वगैरह, ये सारे स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं। और वही चीजें जो है आपकी फिर से केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ाई जाती है। तो दो दो बार उन चीजों को क्यों पढ़ना, है ना। इस तरह से अपना सिलेबस क्या हो जाता है, थोड़ा लेंदी हो जाता है। तो हम अगर एक ही विषय में उस टॉपिक को पढ़ ले तो भी क्लियर हो सकता है हमारा, है ना। इसी वजह से इसको कम किया गया है। एक कारण तो ये हो जाता है आपका। दूसरा कारण ये है कि एक कक्षा के किसी विषय में उससे निचली कक्षा या ऊपर की कक्षा में समान पाठ्य सामग्री का
होना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि 11th हो सकता है कि 11th क्लास के अंदर भी वही टॉपिक हो आपका, एक कोई पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए पाचन तंत्र का टॉपिक है, पाचन तंत्र जो है वो 11th क्लास की बायोलॉजी के अंदर भी उस सिलेबस के अंदर आपका टॉपिक था, है ना, था ही बोलेंगे क्योंकि अब वो नहीं रहा है भगवान की दया से। लेकिन जैसे 11th क्लास के अंदर भी वो टॉपिक है आपका, ठीक है। और इसके अलावा वो 10th में भी आप पढ़ते हैं या कुछ निचली कक्षाओं में भी आप पढ़ते हैं उसको, और उच्च कक्षाओं में जब आप ग्रेजुएशन लेवल पे जाएंगे तो भी वो टॉपिक आपका पढ़ाया जाता है। तो इसी वजह से जैसे कि उस टॉपिक को भी आपका हटा दिया गया है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम ये देख सकते हैं कुछ निचली कक्षाएं या उच्च कक्षाओं में, है ना, एक ही टॉपिक का बार बार आना, तो उसको बार बार पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता है। उसको एक ही बार पढ़ कर भी हम, है ना, अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। बार बार अगर वही टॉपिक डालेंगे, है ना, तो सिलेबस इससे लेंदी हो सकता है, ठीक है। दूसरा, हमने कठिनाई, इन्होंने यानी सरकार ने कठिनाई स्तर को देखते हुए भी सिलेबस के अंदर कटौती की है। बच्चे की आयु के हिसाब से या कक्षा के हिसाब से जितना सिलेबस होना चाहिए और जितना उसके स्तर के अनुसार ही सिलेबस होना चाहिए उतना ही रखा है। ज्यादा लेंदी करने से बच्चे के ऊपर ज्यादा भार बढ़ जाता है ना, और बच्चा पढ़ नहीं पाता है और मानसिक रोगी का शिकार हो जाता है, ठीक है। विद्यार्थियों के लिए सहज रूप से सुलभ पाठ्य सामग्री का होना, जिससे शिक्षकों के अधिक हस्तक्षेप के बिना वे खुद से या सहपाठियों के साथ पारस्परिक रूप से सीख सकते हो। एक कारण ये भी है कि मान लीजिए अगर इन्होंने सिलेबस कम किया है या सिलेबस कम करते हैं, ठीक है ना, कर दिया है वैसे तो, लेकिन सिलेबस कम करने की वजह से जो है इनसे फायदा क्या होगा बच्चों को, कि वो बच्चे जो हैं उस पाठ्यक्रम को खुद भी पढ़ सकते हैं, अपने आप पढ़ सकते हैं, उनको टीचर्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना। ऐसा सिलेबस होना चाहिए जिसमें बच्चे को टीचर्स की जरूरत ना पड़े, वो खुद भी वो अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो ये एक कारण हो सकता है ना, एक कारण हो सकता क्या है, ये है एक कारण। वर्तमान संदर्भ में अप्रासंगिक सामग्री का होना, है ना, यानी कि फालतू की सामग्री को ना पढ़ाकर उन टॉपिक पर ज्यादा ध्यान दिया जाए जो टॉपिक जो है वो आगे आने वाले कंपटीशन एग्जाम्स में या अन्य उपयोगी प्रतियोगिताओं में वो उसका उपयोग हो सके, ठीक है ना। चलिए अब देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या कटौती की गई है और सिलेबस आपका किस प्रकार से चेंज हुआ है। चलिए, ये आपके सिलेबस की पूरी सूची है जिसके अंदर आपको पाठ्यक्रम के बारे में बताया गया है कि क्या क्या पाठ्यक्रम आपका रहा है, क्या क्या कट गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं 11th क्लास के अंदर जो सिलेबस है बायोलॉजी का, उसमें सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये अध्याय का नाम, इधर आपके चैप्टर्स के नेम लिखे हुए, पृष्ठ संख्या भी लिखी हुई है, पेज नंबर भी लिखे हुए, है ना, और क्या क्या हटाए गए विषय या फिर अध्याय। कहीं कहीं पर तो पूरे अध्याय को ही हटा दिया गया है और कहीं कहीं पर जो है वो कुछ कुछ विषय को हटाया, यानी कि कुछ कुछ टॉपिक को हटाया गया है ना। चलिए अभी देखिए अध्याय नंबर 1 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर कुछ टॉपिक हटाए गए हैं, ये पूरा टॉपिक नहीं हटाया गया है, ठीक है ना। जबकि 12th क्लास की अगर हम बात करें तो उसमें पहला चैप्टर पूरा ही खत्म कर दिया गया है, पूरा हटा दिया सिलेबस से। यहाँ पर आपके वो टॉपिक हटाए गए हैं जो उपयोगी नहीं है या फिर बहुत सारी कक्षाओं में वो पढ़ाए जा सकते हैं, अन्य कक्षाओं में उनका उपयोग हो या अन्य कक्षाओं में वो अगर पढ़ाए गए हों तो इसमें से वो टॉपिक हटा दिए गए हैं। जैसे कि पहला जो चैप्टर है ना, जिसका नाम है क्या, जीव जगत। जीव जगत के अंदर जीव क्या है, वर्ग की सहायता साधन, वनस्पति उद्यान, संग्रहालय, प्राणी उपवन या चिड़ियाघर जिसे बोलते हैं, कुंजी अथवा चाबी, ये सारे के सारे आपके टॉपिक जो हैं वो हटा दिए गए हैं। इनका कोई भी उपयोग नहीं है, वैसे भी वो इतने इंपॉर्टेंट है भी नहीं, है ना। इसके अलावा जो हम पीछे, अब ये सारांश का मतलब क्या है कि हम जो हम चैप्टर पढ़ते हैं उन चैप्टर के जो पीछे का एक सारांश आता है ना। सारांश शब्द का मतलब क्या है यहाँ पर, कि जितना आपने पढ़ा है उसका शॉर्ट रूप, छोटा सा रूप, लघु रूप जो है वो पीछे दिया जाता है कि हमने इस टॉपिक, इस पूरे चैप्टर से हमने क्या क्या सीखा है या हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है, वो कहलाता है अपना सारांश। एक डब्बे के अंदर बंद होता है ना। तो उसके अंदर अनुच्छेद 2 को हटा दिया गया है और प्रश्न संख्या 10 को भी हटा दी गई है ना। एक बार आप स्क्रीनशॉट भी दे सकते हैं इसका, आपको सिलेबस पता रहेगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है अगर जिसके पास पुरानी एनसीईआरटी होगी तो, ठीक है। दूसरी चीज, अध्याय नंबर 2 जो है वो वैसा का वैसा है, उसमें से कोई नहीं हटाया गया, कुछ भी नहीं हटाया गया, वो आपको पूरा का पूरा ही पढ़ना है, उसमें कोई टॉपिक नहीं हटाया गया है, ना ही लेसन हटाया गया है। ये बस समझना कि अध्याय नंबर 2 है ही नहीं तो उसको पूरा हटा दिया, नहीं, वो उसमें कोई चेंजेस है ही नहीं, ठीक है। अध्याय नंबर 3 की बात करते हैं, लेसन नंबर 3 जिसका नाम है वनस्पति जगत। वनस्पति जगत यानी पेड़ पौधों का जो एक चैप्टर है, उसमें से क्या क्या हटाया गया है, तो एंजियोस्पर्म हटा दिया गया है, पादप जीवन चक्र तथा संतति को हटा दिया गया है, क्योंकि एंजियोस्पर्म हम 12th क्लास में भी पढ़ते हैं, इसी वजह से इसमें टॉपिक को हटा दिया गया है। पीढ़ी एकांतरण, है ना, संतति या पीढ़ी एकांतरण, है ना, ये भी हटा दिया गया है। इसके अलावा सारांश अनुच्छेद 5 को हटा दिया गया है और प्रश्न संख्या
10 को। वैसे बीडी एकांतरण जो है वो 12th कक्षा के अंदर यानी 12वीं कक्षा के अंदर भी पढ़ाया जाता है, तो इसी वजह से इसको भी हटा दिया गया है। तो ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं, बाकी पूरा पूरा वनस्पति जगत ऐसा कैसा आपको पढ़ना है टॉपिक लेसन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अपना जो चौथा जो चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 4, वो वैसा का वैसा है, उसमें कुछ नहीं हटाया जाएगा क्योंकि उसके अंदर दे ही कुछ नहीं रखा है, उसमें 11 फाइलम दे रखे हैं आपको, ठीक है ना। और 11 फाइलम दे रखे हैं यानी कि विभिन्नता का, वो विविधता का, जीवों में विविधता का एक टॉपिक है, एक जिसमें 11 फाइलम दे रखे हैं। जीव जगत जिसे अपन बोल सकते हैं, विविधता तो नहीं हम ये कह सकते, हालांकि विविधता भी आती है उसके अंदर, जीव अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन एक जीव जगत करके एक ऐसा कुछ लेसन है जिसके अंदर जो है 11 फाइलम दे रखे हैं, और 11 फाइलम में से हम कुछ भी नहीं हटा सकते हैं। 11 फाइलम में से एक भी फाइलम को हटा दिया तो फिर बीच में गड़बड़ हो सकती है ना, तो वो फाइलम जो है वो सारे के सारे पढ़ने ही पड़ेंगे, उसमें कोई चेंजेस किया नहीं है। तो अब हम बात करते हैं 5वें चैप्टर की, पुष्पी पादपों की आकारिकी। इसके अंदर आपके मूल के रूपांतरण, तने का रूपांतरण, पत्ती का रूपांतरण, ये रूपांतरण कौन कौन से, मूल, तना और पत्ती, इन तीनों के रूपांतरण को हटा दिया गया है। मूल, तना और पत्ती के रूपांतरण को, यानी रूपांतरण क्या होता है कि जब कोई भी इनमें से, जैसे फूल, जैसे मान लीजिए मूल होगी, जड़, तना या फिर पत्ती जो है, ये क्या करते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं, यानी आकार आकृति में चेंज होकर कार्य को, अलग अलग कार्य के लिए ये उपयोगी हो जाते हैं, उसको रूपांतरण कहते हैं। तो वो हटा दिया गया है टॉपिक, ठीक है। फाबेसी कुल, लिलियेसी कुल, इनको हटा दिया गया है। प्रश्न संख्या 1, 2, 6 व 8, 9, फाबेसी भाग और 12, 14, इनको भी हटा दिया गया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अध्याय नंबर 6 की, पुष्पी पादपों का शरीर, है ना, यानी कि आपका जो 5th चैप्टर के बाद में 6th चैप्टर है ना, 6th चैप्टर के अंदर जो है क्या क्या हटा दिया गया है, उत्तक, मेरिस्टमी उत्तक, सरल उत्तक, जटिल उत्तक और द्वितीयक वृद्धि, ठीक है ना। इसमें भी सरल उत्तक के अंदर अनुच्छेद 2 और 3 को, और जटिल उत्तक जो है उसमें अनुच्छेद 2 को हटा दिया गया है, ठीक है। बाकी चैप्टर यूं का यूं है, कोई चेंजेस नहीं है। इसके अलावा जो है यहाँ पर देखिए, उसी चैप्टर नंबर 5 के अंदर जो है समन कैम्बियम, कैम्बियम छल्ले की क्रिया, बसंत दारू तथा शरद दारू, अंतःकाष्ठ तथा शरद दारू, कॉर्क कैम्बियम, मूल में द्वितीयक वृद्धि, और प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 7, 11, इन टॉपिक को भी हटा दिया गया है। मतलब ज्यादा से ज्यादा पोर्शन खत्म कर दिया है, बहुत ही कम पोर्शन बचा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन अध्याय नंबर 7, प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। इसमें यानी कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हट गई है, प्राणी उत्तक, उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, केंचुआ, आकारिकी, आंतरिक आकारिकी, कॉकरोच यानी कि जो तिलचट्टा है ना, बाह्य आकारिकी, आंतरिक आकारिकी, सारांश अनुच्छेद 2, 3, 4, प्रश्न संख्या भी है इसके अंदर, प्रश्न संख्या भी है इसके अंदर। कौन कौन सी प्रश्न संख्या देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये लो क्या बचा इसमें, 11, 12 और 14, 13 नहीं हटाए, बाकी सारे के सारे तो हटे ही नहीं है इसमें। मतलब बहुत ही शॉर्ट आपका जो है वो कर दिया गया है एक सिलेबस को, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं जैव अणु की, जो कि चैप्टर नंबर आपका 9 है, चैप्टर नंबर 9 है ना। और चैप्टर नंबर 9 का नाम है जैव अणु। इसके अंदर क्या क्या टॉपिक हटाए गए हैं, एक बहुलक में एकक को जोड़ने वाले बंधों की प्रकृति, बंध को हटा दिए गए हैं, शरीर अवयवों की गतिक अवस्था, उपापचय की संकल्पना, जीव का उपापचय आधार और जीव अवस्था, और प्रश्न संख्या 2, 3, 5, 8, 10, इनको हटा दिया गया है, ठीक है। ये टॉपिक आपके क्लियर है, बाकी सारे सारे टॉपिक आपको पढ़ने, इसके अलावा जो भी बच्चे कुछ टॉपिक है वो आपको पढ़ने हैं ऐसे कैसे। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, अध्याय 11, जिसका नाम है पौधों में परिवहन, है ना। इसमें पूरा का पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया है, बहुत खुशखबरी की बात है भाई ये तो। पौधों के अंदर परिवहन थोड़ा बच्चों के लिए हार्ड भी पड़ता है ना, 11th क्लास का बच्चा अभी 10th पास करके आया है, छोटा सा दिमाग है ना, छोटे छोटे से बच्चे होते, प्यारे प्यारे फूल जैसे, और उनको इतने लंबे लंबे, इसमें टॉपिक भी बहुत बड़े बड़े, तो इतने बड़े बड़े टॉपिक वो पढ़ेगा कैसे, जो है इसके अंदर इस पूरे के पूरे चैप्टर को यानी कि संपूर्ण अध्याय को ही हटा दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं अध्याय नंबर 12, यानी खनिज पोषण। इसका नाम क्या है, खनिज पोषण। इसको भी पूरे अध्याय को हटा दिया गया है, बहुत अच्छी बात है, इन दोनों को पूरा का पूरा हटा दिया गया है। थोड़ा बड़ा है ना टॉपिक, क्या है, बड़ा है, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं, अच्छा 13 वो का वो ये 14, 13, 14 में कोई परिवर्तन नहीं है, यूं का यूं दे रखा है।
फिर है अपना अध्याय नंबर 15, पाद वृद्धि एवं परिवर्धन। इसके अंदर दीप्तकालिता, बसंतीकरण, बीज प्रसुप्ति और प्रश्न संख्या 3, 5, 8, 10 इन टॉपिक को हटा दिया गया है। ठीक है, फिर देखते हैं अपन अध्याय नंबर 16 जिसके अंदर पाचन एवं अवशोषण। ये जो टॉपिक है हालांकि ये इंपॉर्टेंट है ना, कुछ एग्जाम्स में भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये टॉपिक क्या है कि या तो आपके जो है ग्रेजुएशन लेवल के अंदर या फिर जो है 10वीं के अंदर भी ये टॉपिक पूछा जाता है, मतलब आता ही है ये टॉपिक भी होते हैं। तो इसी वजह से यहाँ से ये टॉपिक को पूरा जो लेसन है, इस पूरे लेसन संपूर्ण अध्याय को ही यहाँ से हटा दिया गया है। इस चैप्टर के अंदर 16 लेसन पूरा का पूरा जो है इस सिलेबस में से हटा दिया गया है। ठीक है, फिर देखिए जो अपना लेसन नंबर 21 है जिसका नाम है तंत्रिकी नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, इसमें से प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप वैसे भी इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं है, ठीक है ना, ये हटा दिए गए। संवेदिक अभिग्रहण एवं संसाधन, नेत्र के भाग, देखने की प्रक्रिया, कर्ण, श्रवण की क्रिया, कर्ण और सुनने की प्रक्रिया, ये दोनों हटा दिए हैं, ये बाकी सारे हटा दिए हैं। सारांश अनुच्छेद 3 और 4, प्रश्न संख्या, ये सारी की सारी पढ़ लेना है ना, ये सारी की सारी चीजें जो है उसमें से खत्म कर दी गई है। यानी कि बहुत लंबा भी चैप्टर है, चैप्टर बहुत बड़ा है। इसमें से इंपॉर्टेंट होता है ब्रेन का पार्ट, दिमाग वाला है ना, मस्तिष्क वाला, तो वो इंपॉर्टेंट है तो वो रख दिया, बाकी को हटा दिया। चलिए, बस आपका जो सिलेबस है वो यहीं तक खत्म। 21 चैप्टर थे और इनमें से जो है कुछ 2-3 तो चैप्टर आपके पूरे के पूरे हटा दिए गए हैं और बाकी में से जो है वो टॉपिक हटा दिए हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि बहुत ही क्या हटाए हैं, है ना, लेकिन अगर हम देखेंगे ना तो सिलेबस बहुत ही छोटा हो गया। बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो सिलेबस को देखकर, या हम यूँ कह सकते हैं कि जब वो कुछ बच्चों को ऐसे मैंने देखा है कि जैसे बायोलॉजी लेते हैं, पहले तो इंटरेस्टिंग की बायोलॉजी तो इजी होती है, चलो ले लेते हैं, फिर उसका सिलेबस देख के डर जाते हैं और फिर से अपनी जो हम यूँ कह सकते हैं सब्जेक्ट जो होते हैं, वो सब्जेक्ट जो होती है वो चेंज कर लेते हैं, है ना, डर जाते हैं उसको देख कर ही। तो बहुत सारे बच्चों को इंटरेस्टिंग होता है बायोलॉजी सब्जेक्ट, उनके लिए इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन वो फिर भी नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि वो सिलेबस को देख कर ही डर जाते हैं। सिलेबस के अंदर इतने बड़े बड़े पार्ट होते हैं, तो अब जो है इसमें से हार्ड पोर्शन को हटा दिया गया है, बिल्कुल इजी सा टॉपिक या इजी से टॉपिक इसमें रखे गए हैं या लेसन रखे गए हैं। अब बच्चे को डर नहीं लगना चाहिए, अब बहुत ही छोटा सिलेबस कर दिया है आपका, है ना, इसकी वजह से बहुत ही आसान जो है ये सिलेबस आपका हो गया है ना। ये एक तरह से खुशखबरी हो सकती है बच्चों के लिए, क्योंकि एक तो बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता था पहले सारे के सारे 21 के 21 चैप्टर पढ़ने पड़ते थे। और अच्छा 21 के अलावा अपना जो 22वां चैप्टर है ना, 21 कहाँ, 22वां चैप्टर भी तो हटा दिया भैया, ये कैसे भूल गई मैं। अपना जो चैप्टर नंबर 22 है ना, वो भी हटा दिया गया है। ठीक है, कौन सा चैप्टर है वो 22वां चैप्टर, एंडोक्राइनोलॉजी जो है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतःस्रावी तंत्र जो है, यानी कि जो ग्रंथियां वगैरह जो इस टाइप का जो टॉपिक है, वो 22वां चैप्टर भी आपका पूरा का पूरा हटा दिया गया है। सिर्फ 21 ही नहीं, 21 तक तो पूरे के पूरे हैं, मतलब पूरे नहीं है, मतलब लेसन है ना, पर 22वां भी लेसन है, उसमें से 22वां लेसन नहीं हटा दिए गए, वो एंडोक्राइनोलॉजी का टॉपिक है, लेसन था, तो उसमें से 22वां भी हटा दिए गए हैं। और 2-3 तो पहले ही लेसन हटा ही दिए गए हैं, तो एक तो लेसन की कमी है, 3-4 लेसन की कमी हो गई है इसमें से, और बाकी जो बीच बीच में से जो है बहुत ज्यादा टॉपिक हटा दिए गए हैं, तो बहुत ही एक संकुचित जो है सिलेबस बन जाता है अब यहाँ पर। अब इसको देख के डरना नहीं है बिल्कुल भी, है ना, ये बहुत आपका इजी सा हो गया है काम। अब तो कोई भी विद्यार्थी जो है जिसको लगता है कि हाँ मैं बायोलॉजी पढ़ सकता हूँ या मुझे इंटरेस्ट है बायोलॉजी के अंदर, तो वो अब ये सब्जेक्ट आसानी से ले सकेगा, है ना, ज्यादा कोई लोड भी नहीं होगा इसके अंदर, कोई लोड नहीं होगा, आसानी से वो इन टॉपिक्स को पढ़ सकता है और अच्छे से अपना एग्जाम दे सकता है, कोई भी मानसिक दबाव जो है वो बच्चे के ऊपर नहीं बना रहेगा। ठीक है ना, इसी के साथ जो है हम लोग बहुत ही जल्दी जो है 11th क्लास की बायोलॉजी की जो क्लासेस की जो बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी कि बायोलॉजी क्लासेस स्टार्ट कीजिए, है ना, यूट्यूब के ऊपर, तो वो जो है हम बहुत ही जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। और अगर कोई विद्यार्थी जो है जिसने इसी बार 11th क्लास का एग्जाम दिया है, 11th क्लास पास आउट हो चुका है कोई विद्यार्थी और अब कक्षा 12 के अंदर जो है एडमिशन लेने वाला है, या कक्षा 12 के अंदर अब 2024 में एग्जाम देने वाला है, तो उन विद्यार्थियों के लिए भी हमने जो है नया सिलेबस जो है नए सिलेबस के अनुसार जो है हम लोग कक्षाएं जो है बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं यूट्यूब के ऊपर भी। और इसी के साथ साथ हम लोग इन कक्षाओं को या हम जो है 2024 का जो नया बैच है ना, नया जो बैच है 2024 का, उसका कोर्स जो है हमने ऐप के ऊपर
लॉन्च कर दिया है। तो बहुत जो विद्यार्थी कक्षा 12 के अंदर हैं, वो सभी विद्यार्थी जो है वो कोर्स अब परचेज़ कर सकते हैं। उनकी भी क्लासेस जो है वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाली है। थैंक यू।